नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बंगाल में चोट लगी है तो दर्द यूपी में हो रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में ममता बनर्जी की करारी शिकस्त के बाद देश की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। कल तक जो अखिलेश यादव बंगाल के नतीजे को वोट की डकैती बता रहे थे, आज वही अखिलेश यादव कोलकाता की गलियों में ममता दीदी का हाथ थामने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है? क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है या फिर 2027 की तैयारी के लिए बिछाई जा रही कोई नई बिसात है? सवाल बड़े हैं। क्या यूपी और बंगाल का साथ यूपी की सत्ता के लिए कोई नया फ्रंट तैयार कर रहा है? हार के बाद सहानुभूति की राजनीति क्या जनता का भरोसा जीत पाएगी क्या? दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक दल से मिल सकता है। किसी की मानसिकताएं मिलती हैं इसलिए मिल रहा है, किसी के किए गए कार्य मिलते हैं इसलिए मिलता है। अब ये उनके अपना एजेंडा होता है, कोई किससे मिले इसमें बीजेपी को इतराज क्या हो सकता है। ये ज़रूर सही है कि जनता ने ममता जी को बुरी तरीके से नकार दिया है। उनकी चोरी, उनकी सीनाजोरी, उनके चुनाव में ज़बरदस्ती कब्जा करने की जो उनकी एक उनका कार्य हुआ करता था, उस पर पर्दाफाश हुआ है। इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं, दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं। ममता बनर्जी साहिबा हारी, श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनसे अलग अलग बातचीत की। ममता बनर्जी साहिबा ने भी ये बताया। इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने उनसे बात की। अखिलेश यादव जी उनको ढांढस बताने के लिए और बताने के लिए कि आप चुनाव एक फाइटर की तरीके से लड़ी हैं, आपको यंत्र मंत्र तंत्र और भाजपा के षड्यंत्र ने हराया है, इसे बताने के लिए, उनके साथ सॉलिडेरिटी करने के लिए, और बंगाल का कुछ भी पुनरावलोकन या पुनरावृत्ति और कहीं ना हो, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए एक दूसरे से मिलते भी रहेंगे, आगे भी जाते रहेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव 2024 का जब उत्तर प्रदेश में जीता, भारतीय जनता पार्टी को हराया, तो सबसे पहले सदन में इस बात को रखा था कि हम भले ही 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत जाए, लेकिन हम कल भी कहते थे कि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। हम आज भी कहते हैं ईवीएम पे भरोसा नहीं है, और कल भी कहेंगे कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। इसलिए ईवीएम से आएंगे और ईवीएम को ही बदलने का काम करेंगे। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद कहा था। इसलिए जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि हम जीतने के बाद सवाल नहीं उठाते, तो जीतने के बाद भी सवाल उठाते हैं, हारने के बाद भी सवाल उठाते हैं, और आज जब तक ईवीएम है तब तक सवाल उठाते रहेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है कि अखिलेश ममता मुलाकात 27 में बदलेंगे हालात। हमारा दूसरा सवाल है, बंगाल में जनादेश, यूपी में क्लेश, बहाना ढूंढ रहे हैं अखिलेश, क्या ये स्थिति है क्या? सवाल ये भी कि सपा का दम, दीदी का हाथ, यूपी की जनता किसके साथ, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सवाल ये भी है कि जीते तो जनादेश, हारे तो डकैती, बीजेपी से जीतना क्या बड़ी चुनौती बन गया है क्या? सवाल यह भी कि सपा की साइकिल, दीदी का साया, तीसरे मोर्चे ने जाल बिछाया, क्या ये स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है क्या? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम दो टूक में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही साथ इकबाल अहमद साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। कीर्ति निधि जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। दीदी, आप हारी नहीं है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप यही समझा दीजिए। देखिए, बंगाल के इलेक्शन को सबने बहुत करीब से देखा। बंगाल में जो हुआ, 2.5 लाख फोर्सेस की तैनाती की गई, जिस तरह के फोर्सेस के सामने तमाम जगह लाठीचार्ज किए गए,
फोर्स द्वारा जिस तरीके से महिलाओं को, बच्चों को पीटा गया, और उससे भी पहले जो इलेक्शन कमीशन ने वहां शुरुआत की जी, 91 लाख मतदाताओं को SIR के बहाने मतदाता सूची से बाहर किया। ट्रिब्यूनल में 27 लाख लोगों ने आवेदन किया तो केवल 1600 लोगों को मतदान के लिए अलाउ किया गया। वो 27 लाख लोग भी मतदान से वंचित हो गए। तो जो इलेक्शन कमीशन ने किया, बात केवल चुनाव बंगाल में तो हुआ नहीं, चुनाव तो 5 राज्यों में हुआ अमित जी, 5 राज्यों में चुनाव, और 5 राज्यों में इतनी फोर्स कहां लगाई गई? और इलेक्शन से पहले जो हालात थे उससे बिगड़े हालात इलेक्शन के बाद में, सेना की मौजूदगी में मारपीट हो रहा है। पांडे जी अभी हार पे रहते हैं, अभी हार पे रहते हैं, हिंसा पे बाद में आएंगे। अब 2 सवाल मेरी तरफ से हैं। कीर्तिनिधि जी, 2 सवाल मेरी तरफ से हैं। पहला तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि SIR हुआ, नाम कटे, इस वजह से हार गए। तो सवाल ये है कि 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी क्यों हार गई थी? तब तो कोई SIR हुआ नहीं था। और अगर आप लोग को लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रहा है, नाम काटे जा रहे हैं, चुनाव में पक्षपात किया जा रहा है, तो फिर चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? फिर रामलीला मैदान में जाकर धरना प्रदर्शन दीजिए और कहिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। देखिए, आपको क्या लगता है अमित जी कि लोकतंत्र सुरक्षित है, लोकतंत्र डैमेज नहीं हुआ? नहीं, हम क्यों मानेंगे? चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, जनता वोट कर रही है, एक सरकार चुनी जा रही है, हम क्यों मानेंगे पांडे जी की लोकतंत्र खत्म हो गया है? इलेक्शन की कमीशन की अगुवाई में जिस तरीके से फोर्सेस की तैनाती करके एक वर्ग विशेष के ऊपर लाठीचार्ज करना, मतदाताओं को वोट देने से वंचित करना, एक तो SIR के बहाने नाम काटना। अच्छा कीर्तिनिधि जी, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। दिल पर हाथ रखकर बताइए, दिल पर हाथ रखकर बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, 1 सेकंड पांडे जी, 1 सेकंड, दिल पर हाथ रख के बताइए, अगर आप कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो 2024 में उत्तर प्रदेश में आप 3 से 43 पे कैसे पहुंच गए? अवधेश प्रसाद अयोध्या कैसे जीत गए? अगर सब कुछ मैनेज किया जा रहा है तो अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मैनेज किया गया, मैनेज नहीं किया गया। आपको नहीं लगता इलेक्शन पूरा बंगाल में मैनेज? अच्छा, लोकतंत्र को डैमेज किया और यूपी में नहीं किया गया था? यूपी में नहीं किया गया था? यूपी में तो जो हुआ बाई इलेक्शन में, उसके फुटेज तो चैनलों पे चलते रहे, इसीलिए आप 3 से 43 पे पहुंच गए। पांडे जी, मैंने आपसे कहा था कि दिल पर हाथ रख के बताइएगा। यूपी के लोग आपको सुन रहे हैं, वो जनता जिसने आपको वोट दिया है, जिसने आपको 3 से 43 पे पहुंचाया है, वो आपको सुन रही है ना पांडे जी? आप कहिए ना, इतने बड़े चैनल के एंकर, आप कह दो कि इलेक्शन फेयर हो रहा है। अरे आप 3 से 43 पे पहुंच गए, हम क्यों नहीं कहेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? रिवाल्वर दिखा करके उत्तर प्रदेश के अंदर वोट देने से लोगों को वंचित कर रहा है और आप करें इलेक्शन फेयर हो रहा है। कीर्तिनिधि जी, मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, कीर्तिनिधि जी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, करीब सभी 80 लोकसभा सीटों पर गया था मैं, और लौट कर आने के बाद मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हवा बदली है, समाजवादी पार्टी पहले से बेहतर करेगी, ये है लोकतंत्र। उसी लोगों के बीच में जाकर मैंने ये आकलन किया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में हवा बदलने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनेज कर रही थी, अगर ऐसा कुछ होता कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहा है, तो आप 3 से 43 पर नहीं पहुंचते। पांडे जी, SN सिंह साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं, आपको याद होगा अमित जी, आपको ठीक है, आपकी बात आ गई। सिंह साहब जवाब दे रहे सुनिए। आपको याद होगा, कीर्तिनिधि जी आ गई, आपकी बात आ गई। वोट काटा गया था। अब सुनिए, सर, वोट काटने के बावजूद आप 3 से 43 पे पहुंच गए। मुझे ये अंक गणित समझ में नहीं आ रहा है पांडे जी, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि वोट कटने के बावजूद आप 3 से 43 पे पहुंच गए। ठीक है सिंह साहब। अमित जी, दरअसल वहां भी वही हुआ जो यहाँ कीर्तिनिधि जी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से हो, मेरे लिए ही हो और मेरे द्वारा ही हो, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चाहती है। ये प्राइवेट राइट, प्राइवेट चॉइस और केवल एक लोगों की बात, एक लोगों की अधिकार, इस तरह से कार्य करते हैं, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। मैं एक चीज पर आता हूँ। कीर्तिनिधि जी ने लोकतंत्र की बात कही। हाँ, लोकतंत्र की हत्या उसी समय हो गई थी जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ, एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, पूरी सरकार उसको बचाने लगती है। लोकतंत्र की हत्या उसी दिन हो जाती है जब काली जी वाले प्रदेश में काली जी के मंदिर में ताला जड़ने का कार्य किया जाता है। लोकतंत्र की हत्या उसी दिन हो जाती है जब संदेश खाली में ओबीसी की और तमाम दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और जो इनकी दीदी है ना, वो अत्याचारियों के साथ खड़ी हो जाती है। जब बॉर्डर पे धर्मांतरण होता है, लोकतंत्र की हत्या उसी दिन हो जाती है कि वो धर्मांतरण करने और कराने वालों के साथ हो जाती है। जब बॉर्डर से महिलाओं को
उठा के ले जाया जाता है और उनके साथ जब ये खड़े हो जाते हैं, निश्चित तौर पे उसी तरह समय लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। जब चुन चुन कर हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, जब चुन चुन के हिंदुओं की हत्या होती है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी इसी पर एक बात कह रहे हैं सिंह साहब, इसी पर एक बात कह रहे हैं कि आप चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है वो क्यों हो रही है? जो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात थे वो कहां हैं? और उनका एक सवाल ये भी है कि बाकी राज्यों में भी तो चुनाव हुआ, वहां पर इतनी फोर्स क्यों नहीं डिप्लॉय की गई? दोनों तीनों बातें अच्छी बात इन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं इस पे सवाल होना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के किसी नेता से आप देखें, जब 350 भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, वो भारत के नहीं थे, वो भारत के नागरिक नहीं थे, वो उनके लिए भारत का कानून नहीं है, उनके लिए भारत के नेताओं को नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोले। जब 1500 घरों में 2021 के चुनाव के बाद आग लगाया गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और किसी को भी आप बोलते देखे, एक सुरक्षा एजेंसी अगर वहां जाती है जान माल की सुरक्षा के लिए, इतनी सुरक्षा के बावजूद भी ऐसी एक अप्रिय घटना हो जा रही है। मैं तो कह रहा हूं अप्रिय घटना, अफसोस, दुख की घटना वो होनी नहीं चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा, ये पूर्वज के सरकारों की रीति और नीति, वर्तमान की सरकार पे जनता ने भरोसा दिखाते हुए विकास के लिए वोट किया है, हमें लड़ाई नहीं लड़नी, हमें बदला नहीं लेना। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः अपील करता हूँ। और तीसरी बात मैं कहूंगा, बार बार आप एजेंसियों को कह रहे हैं साहब, आज अगर एजेंसियां नहीं होती, क्या दूसरे प्रदेशों में 1300 लोग विस्थापित होते थे? क्या दूसरे प्रदेशों में दूसरे के घरों में आग लगाया जाता था? एक एग्जाम्पल दूंगा अमित जी, अपनी बात को समाप्त करता हूं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारी विरोधी पार्टी है, 2017 में और 22 में बुरी तरह से परास्त होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के घर जलाया? क्या किसी की हत्या किया? क्या और प्रदेशों में किया? क्या चूंकि पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही थी वो नहीं होना चाहिए। और लास्ट बात मैं कहूंगा अमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी से जरूरी भारत के लिए था कि भारत को मानने वाली, भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली और महिलाओं को सम्मान देने वाली और सभी धर्मों की रक्षा। पांडे जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इकबाल अहमद जी को चर्चा में शामिल कर लूं। इकबाल अहमद जी, तकलीफ कांग्रेस पार्टी को भी है ममता बनर्जी के हारने के बाद। राहुल गांधी ने कहा भी, अखिलेश यादव जी पहुंच गए मुलाकात करने के लिए, आप अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? आप कहां हैं? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव की रणनीति समाजवादी पार्टी अभी से तैयार करती हुई दिखाई पड़ रही है, इसके संकेत मिल रहे हैं। इन सब के बीच आप कहां हैं? देखिए, बंगाल में जो चुनाव हुआ ना, चुनाव कहते ममता जी हार गई और राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे थे कि ममता जी चुनाव को हराया गया, या कोई भी सरकार थी चाहे किसी की भी, तो जिस तरीके से 91 लाख वोट काटा गया, किसी स्टेट में 91 लाख वोट काट दिया जाएगा और 27 लाख वोट को रख दिया जाएगा कि इनको देखा जा रहा है ये है कि नहीं है वोटर। जो 27 आपको पता है ना सर, उसमें से 60 लाख ऐसे थे जो या तो कहीं विस्थापित हो चुके थे और या तो नहीं है इस दुनिया में। आपको ये बात तो मालूम है ना? 27 लाख पर बात हो रही है और उन 27 लाख को भी चैलेंज करने का मौका दिया गया था इकबाल अहमद साहब। अरे भैया, तो 27 लाख वोट को वोट डालने का मौका क्या मिला? 27 लाख वोट का मतलब कि ममता दीदी चुनाव जीत गई, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से काम किया बीजेपी और FIR में। इकबाल अहमद साहब, एक बात मुझे समझाइए, अगर वो वैलिड वोटर थे, इकबाल अहमद साहब, अगर वो वैलिड वोटर थे तो जाकर, मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं और अभी मैं नोएडा में रह रहा हूं। वहां मेरा नाम लिस्ट में कट गया था, मुझे जानकारी हुई कि आपका नाम कट गया क्योंकि आप इलाहाबाद प्रयागराज में अब रहते नहीं है। मैंने उसके बाद 2003 के SIR में मेरे पिताजी का नाम था, उसके आधार पर मैंने फॉर्म भरा, चैलेंज किया, मेरा नाम उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट आया है, पब्लिश हुआ है, उसमें मेरा नाम था। तो ये तो कोई भी कर सकता है, जिसको लग रहा था कि उसका नाम काटा जा रहा है वो चैलेंज करता जाकर। अमित जी, वोट का डिक्लेयर हो चुका था, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका था, 27 लाख वोट का चैलेंज किया गया था, लेकिन मौका ही नहीं दिया गया उन चीजों। तो अहमद साहब, आप लोगों को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे 27 लाख वोटर का नाम काट दिया गया। तब तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ अलग अलग मंच से जाकर भाषण दे रहे थे, आप कह रहे थे कि इनकी सरकार हटाइए क्योंकि करप्शन हो गया है, आप अलग अलग लड़ रहे थे। आज वो हार गई तो आप सहानुभूति दिखा रहे हैं और पब्लिक से कह रहे हैं कि यकीन करिए कि चुनाव गलत हुआ है, हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। ये सच है कि 27 लाख वोट अगर दिया जाता तो ये बीजेपी की सरकार के बीजेपी 50 के अंदर निपट जाती। इकबाल अहमद साहब, अब ये तो वही बात हो गई ना कि TMC कह दे कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी होती अलग, हमारे साथ आकर लड़ती तो ये हो जाता, वो हो जाता। देखिए, बीजेपी और RSS का काम है कि किसी भी स्टेट में पहले जाके कीचड़ फैला देते हैं और कीचड़ फैलाने में जितना वक्त लगे, अगर वही इस चीज को समझ लेते तो कीचड़ को अगर रोक लेते तो कमल नहीं खिल पाता। ठीक है, सिंह साहब काउंटर करना चाहते हैं जल्दी से, फिर मैं कीर्ति जी के पास जाऊंगा। हमारे मित्र से, हमारे बड़े भाई से, कांग्रेस के प्रवक्ता,
अमित जी, अधीर रंजन चौधरी जी इनके पार्टी के नेता हैं कि नहीं? नेता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन बहुत जरूरी है, नहीं तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होने की राह पर है और बांग्लादेश बन जाएगा। ये बात सही है कि नहीं? एक बात किन चीजों के नाते है? राहुल गांधी जी ने क्या ये बात नहीं कही? राहुल गांधी जी इनके पार्टी के नेता हैं, ठीक है, सुनेंगे बड़ा दर्द होगा। संबोध टू विंडो बना दीजिए इकबाल जी को और सिंह साहब को। जी अपनी बात पूरी करिए। दूसरा, राहुल गांधी जी ने कहा कि आज ममता बनर्जी की हार का सबसे बड़ा कारण है कि वो 70% हिंदुओं के साथ अत्याचार होते देखी और 27% को कंसोलिडेट की, उसके पक्ष में वो खड़ी हो गई। निश्चित तौर पे हार के ये सब कारण है। तो हमें लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको पढ़ लिख कर आना चाहिए, अपने नेताओं की बात को मानना चाहिए। और तीसरी बात कहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIR हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहा था, और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी भी गई थी कि मेरी निगरानी में हो रहा, अगर कोई वास्तविक वोटर, जो वास्तविक भारत का वोटर है और जिसको वोट, इकबाल साहब काउंटर करना चाहते हैं आप? अधीर रंजन जी ने जो कहा था उस पर आपका काउंटर, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। आप लोग इस तरीके से लड़े कि अधीर रंजन चौधरी जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। राहुल गांधी जी तो बार बार ये कह रहे थे कि हमें इस नफरत को दूर करना है। वो बार बार कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से जिस तरीके से जहर फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, वही वो बंगाल में कहना चाहते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम यहाँ मोहब्बत ही कायम करना चाहते हैं। जो नफरत चल रही है उस नफरत को खत्म करना चाहते हैं राहुल गांधी। यही बीजेपी नहीं खत्म करना चाहती है, और वो कीचड़ फैला के कमर को। सर पहले आपस की नफरत मिटा लेते ना। अगर आप लोग गलबहियां कर लिए होते तो फिर आप ये कहते नफरत मिटाने वाली बात, लोग यकीन करते। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। पांडे जी, क्या कोई नई पटकथा, कोई नई कहानी लिखी जा रही है? क्या हम ये माने कि बंगाल से सबक लेते हुए 2027 में आपका गठबंधन एकजुट नजर आएगा, जिसमें चुनाव दर चुनाव बिखराव देखने को मिलता है? कभी आप लोग एक साथ नजर आते हैं और जब राज्यों में चुनाव लड़ने की बात आती है तो बिखराव नजर आता है। क्या उससे सबक लिया जा रहा है क्या? देखिए अमित जी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आरजी कॉलेज में जो हुआ उससे लोकतंत्र कहते हैं, हाथरस में जो हुआ उससे लोकतंत्र कहते हैं, गाजीपुर में जो हुआ उस बिटिया के साथ उससे लोकतंत्र कहते हैं, हरदोई में जो हुआ बिटिया के साथ उससे लोकतंत्र कहते हैं, लखीमपुर में जो बिटिया के साथ हुआ उससे लोकतंत्र कहते हैं, उससे लोकतंत्र बच रहा। एक उंगली जब दूसरे की तरफ उठाते हैं तो चार उंगली उनकी तरफ भी उठ रही। सिंह साहब को रखिए अगर आप काउंटर करना चाहते हैं। सिंह साहब, हाँ बड़ी आगे पूछ लें फिर मैं जवाब। और जो बात सब कुछ पूछ लें, जो बात आप कह रहे हैं जी कि अगली पटकथा राजनीति में गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं। राजनीति में तमाम गठबंधन बने हैं और बिगड़े हैं। ये केवल विपक्ष के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद पूरी पार्टी उनके भाई को कब्जा करा और उन्हीं का मकान खाली कराने के लिए सारे सामान सड़क पे फेंक दिए रामविलास पासवान जी के परिवार के। और जब तक जरूरत थी तब तक पशुपति पारस नेता थे और फिर जरूरत बदल गई तो चिराग पासवान जी उस पार्टी। कीर्ति निधि जी, वैसे तो इसका जवाब सिंह साहब बेहतर तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जब आप ये सारी बातें कहते हैं तो 2016 का समाजवादी पार्टी के परिवार में जो विवाद चल रहा था, जो झगड़ा चल रहा था, वो भी आपको याद ही होगा कि वो भी तो सत्ता के लिए हुआ था, वो भी तो कुर्सी के लिए हुआ था ना, वो विवाद भी। वो विवाद और इस तरीके का जो चरित्र है, ठीक है, वो दोनों अलग है। टू विंडो रखिए, सिंह साहब और यशवंत सिंह जवाब में बाद में, लेकिन हमने शुक्ला जवाब पहले देंगे। नहीं वही दे रहे पांडे जी। जब आप पार्टी की लड़ाई की बात कर रहे थे इसलिए मैंने परिवार की लड़ाई याद दिला दी, आपको बुरा लग गया। ठीक है, यही विडंबना है। ठीक है सिंह साहब, निश्चित तौर पे आपने कहा कि जो लोग परिवारवाद के खिलाफ है, बिहार में शपथ हो रहा है परिवार पे नहीं आते। हम इसी बात पे आते हैं जिस पे चर्चा चली। आप इधर उधर की लेके जाएंगे भाई, उधर उधर नहीं लेकर जाना। जो ममता बनर्जी कार्य वहां करती है वही कार्य तो आप भी करते हैं। ममता बनर्जी भी वो पी और डी पे अत्याचार हो, अरे उससे ज्यादा नफरत आप पैदा कर रहे हैं। आपके नेता शुभेंदु अधिकारी बंगाल में क्या कर रहे हैं सर? इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमको हिंदुओं ने उठ दिया, मैं हिंदुओं का काम करूंगा। पी और डी पर अत्याचार, ये संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति की बात, आप प्रयागराज में ये उनकी भाषा है जो एमएलए कई बार रहे हैं, मंत्री रहे हैं, होता रहा। और ये संविधान को, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? 80-20 से ज्यादा होता है और आप अरे इस देश को बचे रहने दीजिए। ये देश रहेगा तो लोकतंत्र भी रहेगा। आप लोग इस देश को कीर्ति निधि जी सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा था वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए सर। छोड़कर तमाचा मारेंगे तो क्या होगा? कमजोर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगा। एक अपराधी को पकड़ने जब कोई जाता है पुलिस वाला, अरे आपकी सरकार में कितने अपराधी, आपके स्वजाती अपराधी हैं,
सख्त के सख्त सुरक्षित है आपकी सरकार में। क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती जिसके खिलाफ 100 मुकदमे कायम है? क्यों नहीं टॉप 10 अपराधियों की सूची आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया? मुजफ्फरनगर में दंगा करा जारी करिए आप। उसको बुला के चाय पिलाते हैं। आपको जानकारी है आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी जारी करी। नाव डूब गई और एक के नाते मैक्सिमम उसमें आपको सजाती है। ठीक है, आगे आप दोनों की बात आ गई। इकबाल अहमद साहब को चर्चा में लाते हैं। प्लीज पांडे जी अपनी अपनी बारी पर बोलिए। जब आप बोल रहे थे तब वो नहीं बोल रहे थे। आगे आपकी बात आ गई। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन कर दीजिए। इकबाल अहमद साहब, बार बार ईवीएम की बात करना, बार बार एसआईआर की बात करना, चुनाव दर चुनाव, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के बीच में आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है? वही जनता ये सोचने लगी हो कि धूल चेहरे पर है और बार बार आईना साफ किया जा रहा है? क्या भीतर झांकने की कोशिश की जा रही है? क्या आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की कोशिश की जा रही है? क्या कि हम राज्यों में अलग अलग लड़ेंगे और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आ जाएगा हम साथ में हो जाएंगे और पब्लिक को कहेंगे कि आप यकीन करिए कि हम साथ साथ हैं, और जब विधानसभा चुनाव आएगा तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और तब कहेंगे कि वो चोर है और मैं सिपाही हूं, आप मुझे वोट दीजिए? साहब भाई, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 नहीं 3 बार किया। उन्होंने एक एक चीज बताई कि किस तरीके से वोट की चोरी होती है। अब एक ही नाम की महिला को 10 जगह वोट डालने का मौका मिल रहा है, ऐसा क्यों? मैं बार बार आपसे वही बात कहूंगा कि सांप मर जाने के बाद लाठी पीटने का क्या फायदा? जब राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, जब राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तब वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों में जुटी हुई थी। तब वो राहुल गांधी के साथ आकर आवाज को बुलंद नहीं कर रही थी कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, हमारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। अब चुनाव लड़े, हार गए, तो फिर आप कह रहे हैं भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कोई कैसे यकीन करेगा? इकबाल साहब, अरे तो भाई, मैं कह तो रहा हूं कि राहुल जी के साथ नहीं खड़ी हुई तो अहंकार ले भी था ना उनको। मैं तो ये तो फिर आप ये मान रहे हैं ना कि वो चुनाव हारी हैं? फिर आप अखिलेश यादव जी के ट्रैक पर नहीं है ना, जो ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हारी हैं आप? नहीं, फिर दो बातें मत करिए ना इकबाल अहमद साहब। या तो कहिए नाव डूब गई और या तो कहिए चुनाव नहीं हारी हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर वो अहंकार अपना खत्म करती और राहुल जी के साथ उस वक्त खड़ी होती जब वोट चोरी और एसआईआर पर वो सवाल उठा रहे थे, तो आज ममता जी का ये हश्र नहीं होता। कहने की बात ये है, जो 27 लाख वोट नहीं दे पाए लोग, आज वो खड़ी होती तो राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे थे। ठीक है, फिर मैं भविष्य की संभावनाओं पर आपसे सवाल कर लेता हूं। क्या अब वो मनमुटाव खत्म हो जाएगा? 27 में आप लोग साथ में नजर आएंगे? क्या 27 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के 2 लड़के हमें एक साथ नजर आएंगे? बिल्कुल जी, मैं बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन 27 में चुनाव जीतेगा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। सिंह साहब, बंगाल जीतकर उत्तर प्रदेश में चुनौती ले ली क्या आप लोगों ने? भेद को भेद देते हैं, जिसको अभेद किला कहते थे ना, उसको भेद देते हैं। ये तो 2017 में ही भेज चुके हैं। अब बात आई है भी अहंकार की बात है। निश्चित तौर पे आदरणीय अखिलेश जी ने राहुल जी को कहा था कि अगर अहंकार नहीं होता और ये मध्य प्रदेश में साथ दिए होते तो जीत जाते। उन्होंने कहा अगर अहंकार नहीं होता, हरियाणा में कुछ सीट दिए होते, दिल्ली में तो जीत जाते। तो ये वास्तव में ये दोनों अहंकारी है, एक दूसरे को अहंकारी कहते रहते। मैं उस पर नहीं जाता। मैं अब भी पूछ रहा हूँ अमित जी, और तीसरी बार पूछ रहा हूँ, चौथी बार पूछ रहा हूँ। पूरे देश में देखा कि एक कम्युनल बिल ले आ रहे थे। कम्युनल बिल क्या था? मतलब अगर हिंदू और मुसलमान में कहीं कोई बात होगी तो सिर्फ हिंदू ही गुनाहगार होगा, मुसलमान नहीं। भारत के संविधान में ऐसा है क्या? जब तक ये सभी पार्टियां, जितनी ये इंडी पिंडी गठबंधन है ना, जब तक ये हिंदुओं पे इसी तरह से अत्याचार करती रहेंगी, हिंदुओं को नजरअंदाज करती रहेंगी, यही हालत होगी जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुई है और जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की। मैं एक बात और कहूंगा, आप देखिए, मलेरिया कहता था, मतलब सारी सर्टिफिकेट हिंदू की आप ही ले रखे हैं। समाजवादी पार्टी रामचरितमानस की पुस्तक जला देगी। कीर्ति निधि जी जो है वो हिंदू नहीं है, अखिलेश जी हिंदू नहीं है, सिर्फ आप हिंदू हैं। राम तो काल्पनिक ही होते हैं। वो तो डेंगू, मलेरिया, बोको हराम 70% वालों को गाली देकर राम के देश में राम को नकार के, पश्चिम बंगाल में काली को नकार के और उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम को नकार के कोई सरकार बना लेगा क्या? बिल्कुल हो नहीं सकता है। लिख लीजिए, 17 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। कारण जानते हैं? इस महीने की 3 महीने की जो जीएसटी कलेक्शन वो गाजियाबाद और नोएडा को मिला दीजिए, उससे भी ज्यादा जीएसटी कलेक्शन वो फूल माला वाला शहर अयोध्या का हुआ है। वो राम की शहर जहां कहते थे ना, परिंदा पर नहीं मार सकते, वहां पैर रखने की जगह नहीं है।
और प्रतिदिन 80,000 लोग दर्शन कर रहे हैं। और ठीक है सिंह साहब, आगे आपकी बात। रोजगार देने पांडे जी का को लाइए। कीर्ति निधि जी, क्या जो मुस्लिम वोटों का अभी तक तुष्टीकरण होता आया है, क्या उसी क्रिया की प्रतिक्रिया है? क्या मतलब मुस्लिम वोटों का जो तुष्टीकरण है, क्या वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का कारण बन गया क्या? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने आज एक बात फिर से कही कि उत्तर प्रदेश में जो ट्रायल हुआ उसको एग्जीक्यूट किया गया। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कुंदर की सीट का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने कहा कि 65% मुसलमान है, उसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी को 77% वोट कैसे मिल गया? आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि सारे के सारे मुसलमान वोट जो हैं वो एक ही प्रत्याशी को, एक ही पार्टी को मिलेंगे, और क्यों आपकी नजर सिर्फ मुस्लिम वोटों पर है? देखिए, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं, सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे कि राम को नकारने वाले, भगवान राम पे सवाल खड़ा करने वाली इनके सरकारी मंत्री हैं संजय निषाद। जिसने उनके अस्तित्व को नकारा वो मंत्री हैं, उसको ये मंत्री बना के बैठा है और ये सवाल दूसरे पे खड़ा कर। और भगवान राम के नाम पे व्यापार करने वालों को भगवान राम ने भी लोकसभा के चुनाव में सबक। अब मैं फिर कहूंगा तो आप कहेंगे कि बीजेपी प्रवक्ता से पहले आप बोलने लगे। जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा आपने उनके साथ गठबंधन कर लिया। पांडे जी, आपने भी तो वही गलती की ना? नहीं, ये तो मंत्री बना के घुमा रहे अपने साथ। और आप गठबंधन कर लीजिए, वो चलेगा। अगर आपकी राम में आस्था है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मानस की प्रतियां कब फाड़ी थी आपको मालूम है ना? पांडे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मानस की प्रतियां कब फाड़ी थी आपको मालूम है, याद है ना? अरे वो गोलियों से भूनने मौर्य जी इन्हीं के साथ मंत्री थे। जय श्री राम का नारा देने वो भी इन्हीं के साथ मंत्री थे। करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया। काशी इन्हीं के साथ मंत्री थे। उनको छोड़कर अखिलेश यादव से हाथ मिलाया था, उसके बाद फाड़ा था। पांडे जी भूल रहे आप। कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी पार्टी ने भगवान राम के नाम पे व्यापार करने वाले। ठीक है, आप मूल सवाल पर आइए। मेरा सवाल यह था, क्या मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का कारण बना? क्या पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? सवाल पर आइए, सवाल पर आइए। कीर्ति निधि जी, सवाल पर आइए, समय समाप्त हो रहा है। क्या मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का कारण बन रहा है क्या? समाजवादी पार्टी पीडीए के सवाल को लेकर के, पीडीए के अधिकार को लेकर के, पीडीए के आरक्षण को लेकर के, पीडीए के सम्मान को लेकर के, आधी आबादी के सवाल को लेकर के, शोषित वंचितों के सवाल को लेकर के मैदान में है, जिसके वजह से 24 में हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हाथ दिया था। मैं माफी चाहूंगा, आप सभी से समाप्त करना होगा। वो पीडीए भी समय और सहूलियत के हिसाब से बदलता रहता है। कभी आपका ए अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है, तो इसलिए पब्लिक भी कंफ्यूज हो रही कि आपकी पीडीए का मतलब क्या है। हाँ, वो अलग बात है कि पश्चिम बंगाल की हार के बाद अगर आप लोग एकजुट होते हैं, एक साथ आते हैं और पब्लिक को यकीन दिलाते हैं कि अतीत में जो हुआ सो हुआ, अभी हम साथ साथ हैं, तो देखना होगा कि इस पर वोटर यकीन करता है या नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।